Hi everyone, welcome to Law Organic. Today we will study about the Memorandum of Association, जो कि किसी भी कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. इसके बाद आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 4 में मैंशनड है. सो वी विल स्टडी A to Z. क्या पेपर में पूछ सकते हैं, क्या जानने लायक है, सब कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. तो मेमोरेंडम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? तो मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के बारे में वो सारी डिटेल्स देता है जो एक आउटसाइडर जानना चाहता है. फॉर एग्जांपल, मैं एक इन्वेस्टर हूँ या फिर किसी भी रीज़न से मैं कंपनी के साथ एंगेज होना चाहती हूँ. फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑडिटर हूँ, मुझे कंपनी का ऑडिट करना है. किसी भी रीज़न से मेरे को कंपनी के बारे में जानना है, तो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें मैं गो थ्रू करूँगी दैट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. वो बताता है, चाहे वो नेम ऑफ द कंपनी हो, चाहे उस कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हो. ऑब्जेक्ट्स मतलब उसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, क्या वो कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, उसके मेंबर्स या उसके ओनर्स, शेयर होल्डर्स, उन सब की लायबिलिटी कितने एक्सटेंड तक होगी. ये सब बातें जो एक आउटसाइडर के लिए ज़रूरी है, ये सब बातें उसे पता चलती है मेमोरेंडम से. इसलिए मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो एक पब्लिक को रीड करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग और एंगेजिंग इन अ कंपनी. सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है मेमोरेंडम के बारे में? इट टेल्स अस अबाउट व्हाट द मेमोरेंडम और एमओए कंटेन्स. सी सेक्शन 4 बहुत बड़ा है, उसमें रिजर्वेशन का प्रोसेस है, नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस है. अगर रजिस्ट्रार आपके नेम को रिजेक्ट कर दे तब क्या होता है वो सब बताया हुआ है. लेकिन सब सेक्शन 1 जो है वो सिर्फ ये बताता है कि आपके मेमोरेंडम या एमओए में क्या क्या होना चाहिए. तो इसमें टोटल 6 क्लॉजेज हैं. मीन्स सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 एंड देन 6 क्लॉजेज A to F. सो लेट अस सी वन बाय वन कि वो क्लॉजेज क्या कहते हैं. सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में जो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज़ द नेम क्लॉज. सेकंड 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज B इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. C इज़ ऑब्जेक्ट्स क्लॉज. फोर्थ इज़ लायबिलिटी क्लॉज. फिफ्थ इज़ शेयर कैपिटल क्लॉज एंड द सिक्स्थ इज़ नॉमिनी क्लॉज. सो दीज आर टोटल 6 क्लॉजेज जो एक मेमोरेंडम में अपीयर होते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेम क्लॉज जो सबसे इलेबोरेट है और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स में कवर्ड है. सो लेट्स सी. नेम क्लॉज जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज A में मैंशनड है वो क्या कहता है कि आपकी कंपनी का नाम चाहे कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, लेकिन उस कंपनी के नाम की एंडिंग कैसे होनी चाहिए, या तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड. अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है तो उसका एंडिंग कैसे होगा, लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है हेल्दी फूड्स, सो इट विल बी हेल्दी फूड्स लिमिटेड अगर वो एक पब्लिक कंपनी है. और अगर वो एक प्राइवेट कंपनी के तरीके से इनकॉर्पोरेटेड है देन इट विल एंड विद प्राइवेट लिमिटेड. हेल्दी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, फाइन. एंड नाउ इसका एक एक्सेप्शन है, हर केस में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगेगा. लेकिन अगर मेरी कंपनी बनी है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 8 में मेंशन है. अगर मेरी कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी है तो मुझे अपने नाम के एंड में ना ही तो लिमिटेड लगाना है और ना ही प्राइवेट लिमिटेड. चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल हैं टाटा फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन एंड रिलायंस फाउंडेशन. सो दिस इज़ द जनरल रूल कि नाम हमेशा एंड होगा लिमिटेड से या प्राइवेट लिमिटेड से. ओनली द एक्सेप्शन इज द कंपनी इस्टेब्लिश्ड फॉर द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स. ये हो गया क्लॉज A. आफ्टर दैट it is to be connected with subsection 2 and subsection 3. मीन्स जो सेक्शन 4 है उसका सबसेक्शन 2 एंड 3 भी नेम्स के बारे में बात करता है. इसको हम लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू पार्ट B, सॉरी क्लॉज B. क्लॉज B इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. सी अगर मेरी एक कंपनी है तो मैं मल्टीपल जगह पर, मल्टीपल लोकेशंस पे अपने ऑफिस खोल सकती हूँ. If I'm in Delhi, then I can open my offices anywhere from Bombay to Hyderabad, anywhere, obviously. But एक ऐसी लोकेशन होनी ज़रूरी है जिससे कभी अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या रजिस्ट्रार को मेरे से कोई कम्युनिकेशन करना हो तो उनके पास मेरा एक परमानेंट एड्रेस रिकॉर्ड में होना चाहिए. सो दैट इज़ कॉल्ड एज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसीज या इवन नॉर्मली भी उनको मेरे से कम्युनिकेशन करने के लिए एक परमानेंट एड्रेस होना चाहिए. Now the third is objects clause.
सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी बताता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज के बारे में कि अब मैंने कंपनी खोल तो ली है लेकिन मैं अपनी कंपनी में बैठ के करूँगा क्या। सो आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या क्या बिजनेस की एक्टिविटीज़ रहेंगी। सो वो सब आता है आपके ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में। एंड इट इज़ मैंडेटरी कि आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं कभी भी आपके मैंशनड ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। क्लॉज डी बात करता है लाइबिलिटी के बारे में। सिंस कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यहाँ पर बात हो रही है जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी के बारे में। तो हमें देखना होता है कि जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो कैसी है, वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, वेदर द लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है तो इट इज़ फाइन, और अगर लिमिटेड है तो कैसी है, वेदर इट इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स और इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। मीन्स अगर एक कंपनी की शेयर की वैल्यू 10 रुपये है लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ 5 रुपये ही दिए हैं, तो इन केस कंपनी अपने डेट्स पे ऑफ नहीं कर पाती है और वो मेरे पास आती है कि मुझे बैंक को या किसी भी क्रेडिटर को पैसा देना है, तो मैं सिर्फ लाइबल होंगी। तो जो मैंने अमाउंट अनपेड रखा है, 5 रुपीज़ इज़ पेंडिंग, मेरे को कंपनी को और देना है, तो मैं सिर्फ उस अनपेड पोर्शन के लिए ही लाइबल होंगी, ना कि सारे लोन अमाउंट के लिए। सो इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड द सेकेंड इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। मीन्स शेयर्स का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने बोला है कि इन केस यू आर नॉट एबल टू पे ऑफ योर डेट्स तो आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज़ मैक्सिमम, जो भी होता है। कंपनी का लोन है 2 लाख रुपीज़ जो वो पे ऑफ नहीं कर पा रही है, सो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमेनिंग 1 लाख, आई विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल जो 1 लाख मैंने प्रॉमिस किया है, गारंटी किया है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी, एक कंपनी को रन करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। सो दोज फंड्स इधर आर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मीन्स कि किसी से लोन लेके नहीं, मेरा अपना पैसा मैं बिजनेस में लगाती हूँ, और अदरवाइज मेरे पास पैसे नहीं है, सो द कंपनी बोरोज इट, चाहे वो किसी बैंक से, क्रेडिटर से या इवन लोगों से, डिबेंचर्स की फॉर्म में वो पैसे ऑब्टेन करती है, लोन की फॉर्म में। फाइन। सो कभी कभी जब कंपनी लोन पे नहीं कर पाती है, क्यों, बिकॉज इट हैज़ फेल्ड इन इट्स ऑपरेशंस, वो लॉस में है, तो अब बारी आती है रीपेमेंट की। नाउ लेट अस सी, एक कंपनी है, उसने टोटल लोन लिया रुपीज़ 10 lakhs का। फाइन। उसमें से उसने रीपे कितने कर दिए थे, 6 lakhs, तो पेंडिंग कितना है, 4 lakhs। नाउ जो पेंडिंग अमाउंट है, क्या मैं मेंबर पूरे 4 lakhs के लिए लायबल हूँ? लेट अस सी, मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास 20,000 शेयर्स है मेरी कंपनी के। एक शेयर की वैल्यू है कितनी, 10 रुपीज़। सो टोटल जितना अमाउंट के लिए मैं लायबल हूँ वो कितना है, 2 lakhs। टोटल लोन रिपेबल कितना है, 4 lakhs। फाइन। तो मैंने ऑलरेडी मैं कितना पे कर चुकी हूँ कंपनी को, 6 इज पेड अप। सो हाउ मच हैव आई ऑलरेडी पेड टू द कंपनी, 1,20,000। एंड हाउ मच इज रिमेनिंग टू बी पेड, 4 रुपीज़ इंटू 20,000, ऑब्वियसली 80,000। तो मेरी लाइबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू 80,000, जो कि मेरा शेयर्स पर अनपेड अमाउंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी का लोन 4 लाख का है या 40 लाख का है। सो दैट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट क्लॉज है शेयर कैपिटल क्लॉज, मीन्स सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। ये बताता है कि कोई भी पार्टनर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कितने कैपिटल लेकर आया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ राशि और मेरी एक फ्रेंड है निकिता। सो हम दोनों 5,000 शेयर्स ईच, जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है, इतनी कैपिटल हम लाए हैं। मीन्स हम कितने कैपिटल लाए हैं दोनों, 50,000 ईच। फाइन। सो टोटल कैपिटल हो गई 1 लाख रुपीज़। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉज ई बताता है कि आप कितनी शेयर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मेंशन होना चाहिए आपके मेमोरेंडम में। नेक्स्ट और जो लास्ट क्लॉज आता है, क्लॉज एफ, वो है 1 पर्सन कंपनी के लिए, वो है नॉमिनी क्लॉज। 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देयर आर एटलीस्ट 2 मेंबर्स जिनसे कंपनी फॉर्म होगी। 1 पर्सन कंपनी के लिए एज द नेम सजेस्ट एक ही पर्सन काफ़ी है, बट इन दैट केस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी कौन होगा, जो उनको सक्सीड करेगा। मीन्स उनकी डेथ पे जो न्यू मेंबर बनेगा वो अपने लाइफ टाइम में ही बताकर जाएंगे अपने एमओए में। दैट इज द नॉमिनी क्लॉज।
सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में हमने सारे क्लॉजेस पढ़े, टोटल 6 क्लॉजेस थे। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नंबर 1 पे कौन सा था? नेम क्लॉज। अब अगर हम अगले सब सेक्शंस देखें, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, तो उनमें भी कंपनी के नेम के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है, लेट अस सी। नेम क्लॉज क्या बोलता था वहाँ पर? 2 बातें। एक तो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड यूज़ होना चाहिए नेम के बाद, एक्सेप्ट अगर वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ हो रही है। अब सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है कि जो कंपनी का नाम है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, मींस कि किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच नहीं करना चाहिए। इसका एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल बिस्लेरी, बिलसेरी, ब्रिस्ले, बिल्सरे एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नेम है ऑल दो, बट सेम अप्लाइज टू कंपनी एज वेल। नेक्स्ट इज कि इट शुड नॉट बी एन ऑफेंस और इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कोई ऐसा नाम ना हो कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, कोई कस वर्ड्स हो एट्सेट्रा। तो इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल एंड इट शुड नॉट बी एन ऑफेंस। ये बोलता है सब सेक्शन 2। हमने सब सेक्शन 1 पढ़ा और सब सेक्शन 2 भी नेम्स के बारे में बोलता है। क्लॉज ए बताता है कि आइडेंटिकल ना हो और क्लॉज बी बताता है कि अनडिजायरेबल ना हो। अब सबसेक्शन 3 भी अगेन नेम्स के बारे में ही बात करता है। वो क्या बोलता है कि नाम ऐसा ना हो कि जिससे ऐसा लगे कि आपकी कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई नेक्सस है, कोई कनेक्शन है या कोई पैट्रनेज है। दिस इज सबसेक्शन 3 फॉर यू। सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 बताते हैं कि कोई कनेक्शन ना हो। सो दीज आर 3 ग्राउंड्स। आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल या ऑफेंस नहीं होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं लगना चाहिए। सो दीज आर 3 ग्राउंड्स। इसके बाद ही आप नेम डिसाइड कर सकते हो। नाउ लेट अस कम टू सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4, जो बात करता है नेम रिजर्वेशन के बारे में। मीन्स अगर मुझे अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है और मुझे कोई नाम ऑलरेडी पसंद है जो मैंने डिसाइड कर रखा है, तो मैं अप्लाई करती हूँ नेम रिजर्वेशन के लिए। वो चाहे अलग हो जाए या फिर वो इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन के साथ ही हो, वो अलग बात है, बट प्राइमरीली मैं अप्लाई करती हूँ नेम रिजर्वेशन के लिए। वहाँ से नेम अप्रूव होता है तभी मैं उस नाम को अपनी कंपनी के लिए रख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इन्फोसिस नाम बहुत पसंद है, मुझे अपनी कंपनी का नाम इन्फोसिस रखना है। कैन आई डू दैट? नो, बिकॉज इट इज़ आइडेंटिकल एंड इट इज़ ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी। सो पहले नेम जाएगा, अप्रूवल होगा रिजर्व करने के लिए, एंड देन ओनली आई कैन मूव अहेड। सो नेम रिजर्वेशन के लिए आपको एप्लीकेशन डालनी होती है एज नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी और नेम टू विच कंपनी वॉन्ट्स टू चेंज इट्स नेम। मीन्स 2 केसेस होते हैं, या तो मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रही हूँ, नई कंपनी, और उसके लिए मुझे अपना नेम प्रपोज करना है। एंड सेकेंड केसेस में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी मेरी है बट आई डोंट लाइक इट्स नेम, या फिर अब मेरी बिजनेस एक्टिविटी चेंज हो गई है जो मेरे पहले नाम को अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो इस केस में मेरे को नेम चेंज करना है। तो दोनों ही केसेस में आई हैव टू अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशन। उसे एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन कहते हैं। अब मैंने अपनी कंपनी के नेम रिजर्वेशन के लिए सबसेक्शन 4 में एप्लीकेशन दे दी। तो अब क्या होगा आगे? सबसेक्शन 5 में जो रजिस्ट्रार है वो मेरी एप्लीकेशन जो मैंने सबसेक्शन 4 में दी थी उसे चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, मेरी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, एंड इफ़ ही फाइंड्स कि सब कुछ फिट एंड प्रॉपर है, देन ही रिजर्व्स माय नेम। जो मैंने एप्लीकेशन दी है उस नेम को वो रिजर्व कर लेता है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days. The registrar may reserve the name for a period of 20 days for the application under subsection 4. एप्लीकेशन जाएगी सबसेक्शन 4 में, रजिस्ट्रार नेम को रिजर्व करेगा सबसेक्शन 5 में। बट व्हाट इफ कि रजिस्ट्रार को पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी वो गलत थी, इनकरेक्ट थी, तो अब या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी होगी या अभी नहीं हुई होगी। सो इन दोनों केसेस में देखते हैं क्या होता है। अगर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो जो रजिस्ट्रार है ही विल कैंसल द नेम दैट वाज रिजर्व्ड। तो जो उसने नेम रिजर्वेशन किया था पहला, तो वो उसे कैंसिल करेगा एंड उसके बाद पेनल्टी लगाएगा एप्लीकेंट पे
अप टू ₹1,00,000। सी, इसमें उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा। मीन्स अगर वो इन्फॉर्मेशन उसने गलत फर्निश जो की है वो गलती से बाय मिस्टेक एंड इनोसेंस से भी हुई है, तब भी ही इज़ लाइबल टू अ पेनल्टी जो 1,00,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। अब वो चाहे ₹10 की भी हो सकती है, 1,00,000 की भी हो सकती है, फाइन। लेकिन अगर दूसरा केस है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो उस केस में जो मेंबर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, बिकॉज इट विल रियली हैम्पर द इकोनॉमी अगर हम हर एक कंपनी का रिजर्वेशन जो है कैंसिल करते जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन कैंसिल करते जाएंगे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गलत फर्निश हुए हैं। तो पहले उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि जो मिस्टेक थी वेदर दैट वाज एन इनोसेंट मिस्टेक और इट वाज अ विलफुल मिस्टेक। उसके बाद 3 कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। अब रजिस्ट्रार ने एप्लीकेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया है। सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट विल फॉलो? द फर्स्ट इज इट विल डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम विद इन 3 months बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर उसे लगता है कि ये फ्रॉडुलेंटली नहीं हुआ है, नेग्लिजेंटली हुआ है और इट कैन बी करेक्टेड, तो वो उसे टाइम देगा 3 months का कि आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और अपने नेम को चेंज करो। या फिर अगर उसे लगता है कि ये मालिशियस इंटेंट से किया है, इंटेंशनली किया गया है, सो इन दैट केस इट ऑर्डर्स कि आप उनका नाम जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर दो। जो कंपनी का रजिस्टर है उसमें से, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी मेंटेन करती है एमसीए, वहाँ से आप कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो। एंड द लास्ट इज वाइंडिंग अप का ऑर्डर वो दे सकती है कि आप कंपनी को वाइंड अप कर दो। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट मेमोरेंडम। आई होप कि आपको अब सेक्शन 4 समझ आया होगा और उसकी सारी जितनी भी सेक्शंस थे, सब सेक्शंस थे, वो सब समझ आए होंगे, टेक्निकलिटी समझ आए होंगी। अगर कुछ नहीं समझ आया, लेट मी नो इन द कमेंट्स, and if you have any doubts then let me know about them also, and I will see you on next Monday. So take care and thank you for watching.